हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है 14th ऑफ मे के एडिटोरियल सेशन में। सेशन को स्टार्ट करेंगे आज की इस ब्यूटीफुल मोटिवेशनल कोट के साथ। देखिए, सभी सफल होना चाहते हैं। एवरीबडी वांट्स टू गेट सक्सेस, लेकिन कैसे मिलेगी सफलता, उसके लिए इतनी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। रिस्क लेनी पड़ती है, फेलियर का सामना करना पड़ता है, डाउट्स का सामना करना पड़ता है, क्रिटिसिज्म होता है, आलोचना होती है, अनुशासन रखना पड़ता है, आपको सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, रिजेक्शन सहन करने पड़ते हैं, लेट नाइट्स तक काम करना पड़ता है, परसिस्टेंस होना चाहिए, हार्डवर्क होना चाहिए, तब जाके मिलती है सक्सेस। हाउ टू वॉश योर हैंड्स। हैंड हाइजीन के बारे में लगातार मैं आपको अवेयर कर रहा हूं कि इन स्टेप से आप हैंड वॉश कर सकते हैं। अपने आप को फिजिकल डिस्टेंसिंग मोड में रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, देश निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का एडिटोरियल टाइटल है लोकल मोटिव। मोटिव का मतलब आइडिया या कॉन्सेप्ट को हम मोटिव बोलते हैं। लोकल का मतलब स्थानीय है। तो लोकल मोटिव का पूरा मतलब क्या है, क्या चीज़ें हैं, वो हम बात करेंगे जैसे आर्टिकल में एंटर करेंगे। उससे पहले जान लीजिए प्रेफिस क्या है, किस बारे में ये आर्टिकल है। पीएम मोदीज गोल फॉर सेल्फ रिलायंस इज वेलकम। पीएम मोदी की जो डिमांड है कि आत्मनिर्भर बनना है, ये स्वागत योग्य है, बट इट माइट बी अंडरमाइंड इफ इट बिकम्स ओवरली एम्बिशियस। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गई, बहुत ज़्यादा आप अपने आप पर सेल्फ सेंटर्ड हो गए, तो हो सकता है कि ये जो चीज़ है वो अंडरमाइन भी हो जाए, डिबिलिटेट हो जाए, वीकन हो जाए, कमज़ोर हो जाए। इंडिया ओपनड इटसेल्फ टू द ग्लोबल मार्केट। भारत ने अपने आप को खोल दिया है ग्लोबल मार्केट के लिए। इन 1991 1991 में भारत ने अपने आप को ग्लोबलाइजेशन के दौर का स्वागत करते हुए अपने आप को ओपन कर दिया था ग्लोबल मार्केट के प्रति। बट इट समवॉट रिमेंड अलूफ, लेकिन थोड़ा सा अलग थलग रहा इन द फॉलोइंग डिकेड्स, आने वाले दशकों में। दिस इंसुलरिटी, और ये जो संकीर्णता, इंसुलरिटी संकीर्णता को बोलते हैं। इंसुलरिटी का मतलब वो चीज़ है जिसके आप केवल अपने देश की ही सोचते हैं, किसी और की नहीं सोचते। तो नैरो माइंडेड चीज़ें जो होती हैं उसको इंसुलरिटी बोलते हैं। तो ये जो संकीर्णता थी, समटाइम्स हेल्प्ड इंडिया, इस चीज़ ने भारत की कई बार सहायता भी की, और कम से कम 30 सालों तक भारत यहाँ पे असिस्टेंस पाता रहा इस चीज़ से। When it took over as प्राइम मिनिस्टर, जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो ही वॉज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड फॉरेन गवर्नमेंट टू हेल्प इंडिया रिफॉर्म इट्स इकोनॉमिक बेस। तो उनसे ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि वो ग्लोबल कॉर्पोरेशन जो भी हैं, वैश्विक उद्योग धंधे हैं, और जो फॉरेन गवर्नमेंट है, उनसे यहाँ पे भारत का इकोनॉमिक बेस सुधारने के लिए हेल्प प्राप्त करेंगे। बट ही अडॉप्टेड द अपोजिट कोर्स, लेकिन उन्होंने बिल्कुल उल्टा मार्ग अपनाया। बाय रेजिंग फ्रेश ट्रेड बैरियर्स, उन्होंने नए जो व्यापार प्रतिबंध थे वो लगाए, एंड थ्रू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, तो और साथ में इन्होंने मेक इन इंडिया, अपना नाम सुना होगा, इस चीज़ की पहल की। हाउ दिस फिलोसॉफी ट्रांसलेट इनटू पॉलिसी। अब उनकी ये फिलोसॉफी जो है, उनका ये जो दर्शन है, उनका जो विचार है, कैसे तब्दील होता है योजना में, रिमेन्स टू बी सीन, ये देखना बाकी है। तो ये पूरा जो आर्टिकल है वो अभी जो स्पीच प्रधानमंत्री जी का हुआ था, उस संबोधन में जब उन्होंने लॉकडाउन 4 की प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में बताया था, उस समय बार बार में एक वर्ड का इन्होंने जिक्र किया था, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट बनने के लिए कहा था। तो उसी बारे में ये आर्टिकल आपको बताएगा। ग्रामर और वोकेबलरी में देखिए क्या खास है। अंडरमाइन वर्ड मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको यूज करके बताया भी प्रेफेस में। अंडरमाइन का मतलब इरोड होता है, वीकन होता है, डिबिलिटेट होता है, कमजोर कर देना। हिंदी में बताता हूं ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी नोट कर सकें। कमजोर कर देना। फोरटेल का मतलब होता है प्रेडिक्ट, फोरसी, फोरकास्ट, एनविसिज, मीन्स भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से बता देना, ठीक है, और पहले से कोई चीज को देख लेना। क्लैमर का मतलब होता है शोरगुल, तो डिन कह सकते हो, रैकेट कह सकते हो, अप्रोर, बैबल, ट्यूमल्ट। वोकल अगर आप हैं, इसका मतलब आप जोरदार तरीके से इन बातों को रखते हैं। फोर्थराइट है, आप स्पष्टवादी हैं। प्लेन स्पोकन है, ब्लंट है, आउटस्पोकन है। बिल्कुल जो भी आपके मन में है वो आप तपक से बोल देते हैं, कुछ सोचते नहीं है, कुछ चीजें मन में रखते नहीं है, तो आप वोकल हैं। टर्न आउट का मतलब होता है इमर्ज, प्रूव टू बी द केस, टू कम टू बी, फॉल आउट, परिणाम होना, परिणित होना, इस प्रकार से निकल कर आना, है ना, इमर्ज होना, उभरना, ये सारे मीनिंग होते हैं टर्न आउट के। लिवरेज काफ़ी बार आया है एडिटोरियल्स, आप लंबे समय से जुड़े हुए मेरे से, तो आप डेफिनेटली जानते होंगे इस वर्ड से। इस वर्ड को हमने बहुत बार देखा है। प्रभाव को बोलते हैं, तो क्लाउड, इन्फ्लुएंस, हेफ्ट या स्वे। राइड ऑन का ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब निर्भर होना होता है। डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, रेस्ट ऑन। देखो इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। राइड का मतलब सवारी करना होता है। जैसे आप मान लीजिए राइड कर रहे हैं बाइक को, तो आप कहीं पर जाने के लिए बाइक पर निर्भर हैं, आप डिपेंड करते हैं बाइक पर। अगर बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया तो वहीं पर रुक जाएंगे, बाइक पंक्चर हो गई तो आप वहीं पर रुक जाएंगे, बाइक खराब हो गई तो रुक जाएंगे। तो निर्भरता आपकी आ गई बाइक पर। तो ये राइड ऑन इस तरीके से याद कर लीजिएगा।
एक यहाँ पे ग्रामर की बात है, इम्फेसिस बताता हूँ हालांकि मैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया है ताकि आपके पास सुरक्षित रहे ये रूल भी। इम्फेसिस के साथ में हम ऑन लगाते हैं। इम्फेसिस एक नाउन होता है, इसके साथ में हम ऑन लगाते हैं, लेकिन इम्फेसाइज अगर वर्ड है तो उसके साथ में प्रेपोजिशन नहीं आता है। इम्फेसाइज एक वर्ब है और ये अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता है। एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पे इम्फेसाइज के साथ में आपको ऑन दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको एरर मार्क कर लेनी है कि ये एक एरर वाला पार्ट है, वही आपका आंसर हो जाएगा। एक देखिए सच और लाइक में डिफरेंस क्या है, काफ़ी बार आप लोग पूछते हैं और आज के न्यूज़पेपर में सच एज का प्रयोग है, तो मैंने सोचा बता देता हूँ। सच एज पढ़ लीजिएगा इसको। सच एज और लाइक में क्या डिफरेंस है, सच और लाइक नहीं है, सच एज और लाइक में डिफरेंस क्या है। तो लाइक जो है वो तो यूज़ किया जाता है व्यक्तियों को या वस्तुओं को कंपेयर करने के लिए। सच एज है वो यूज़ करेंगे एग्जाम्पल्स देने के लिए। बहुत बार पढ़ते हैं सच एज, जैसे सच एज मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ कि अभी एग्जाम्पल देना है इसको, इस कारण सच एज का प्रयोग किया गया है। जैसे देखो, आई हैव बीन टू सिटीज़ लाइक लॉस एंजिलस, मैं मतलब शहर गया हूँ लॉस एंजिलस जैसे शहर। अब इसका मतलब ये देखिए लॉस एंजिलस नहीं गया है, लॉस एंजिलस जैसे शहर गया है, तो मतलब और शहर जिनकी विशेषता मैच करती है लॉस एंजिलस से, तो वहाँ पे ये गया है। फिर कह रहा है कि आई हैव बीन टू सम ग्रेट सिटीज़ इन कैलिफोर्निया सच एज लॉस एंजिलस एंड सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैं बहुत बड़े बड़े शहर में गया हुआ हूँ जैसे कि, अब यहाँ एग्जाम्पल दे रहा है, इसका मतलब इन दो शहरों का विजिट किया है। अब की बार पर्टिकुलरली हमने बात इसी की है, समझने की कोशिश कीजिएगा। लाइक लगाते हैं इसका मतलब पर्टिकुलरली उसकी बात नहीं है, उस जैसे गुणों वाली, उस जैसे फीचर्स वाली, उस जैसे विशेषताओं वाली बाकी चीज़ों की बात आप करते हो। अगर आप बात कर रहे हो सच एज से, इसका मतलब पर्टिकुलरली उसी की बात कर रहे हो। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए मैन लाइक मिस्टर डॉक्टर किम्बले विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, एक इंसान डॉक्टर किम्बले जैसा इंसान जो है उसको हमेशा याद किया जाएगा। इसका मतलब डॉक्टर किम्बले को भी याद करें और साथ में उन जैसे विशेषताओं, उन जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले किसी और व्यक्ति की बात भी अगर करेंगे तो उसको भी याद किया जाएगा। तो सिमिलर टू डॉक्टर किम्बले हैं, किम्बले की पर्टिकुलरली एम्फेसाइज नहीं किया गया है। अब मैन सच एज डॉक्टर किम्बले विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, अगर मैंने यही सेंटेंस चेंज करके इस तरह लिख दिया सच एज का प्रयोग करके, तो इसका मतलब है डॉक्टर किम्बले की ही बात पर्टिकुलरली कर रहे हैं, तो डॉक्टर किम्बले को याद किया जाएगा। तो सच एज पर्टिकुलरली उसी वस्तु, उसी व्यक्ति की बात करता है जो इसके बाद में लगाते हो, मीन्स वो एग्जाम्पल देने के लिए यूज किया है। जबकि लाइक है वो कुछ उस जैसी चीज, लगभग उस जैसा, उसके इर्द गिर्द, इस प्रकार की बात करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। बात करते हैं रिवीजन की, तो कॉलम्स यहाँ पे मैच करने हैं। एक बार फिर से आपको वोकैबुलरी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करते चलिए। जितना स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी आपकी होगी उतना ही आप बेहतर कर पाएंगे। बी फिटिंग शब्द है, बी फिटिंग का मतलब उपयुक्त होता है। एवर्ट का मतलब टालना होता है। हेल का मतलब प्रशंसा करना होता है। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बनाना होता है। जंक्चर का मतलब पल या क्षण या कोई भी पॉइंट को बोलते हैं। रिपीट कर रहा हूं, बी फिटिंग का मतलब उपयुक्त, एवर्ट का मतलब टालना, बचना, हेल का मतलब प्रशंसा करना, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब बनाना, निर्मित करना, और जंक्चर का मतलब क्षण। अब आप कॉलम्स मैच करेंगे। यहाँ पे बी फिटिंग शब्द है, बी फिटिंग जुड़ेगा प्रॉपर से, अंतिम शब्द दे रखा है प्रॉपर। एवर्ट है तो टालना है, तो ये जुड़ेगा अवॉइड से। हेल है तो हेल का बनेगा अपलोड। कॉन्स्टिट्यूट शब्द है, कॉन्स्टिट्यूट बनेगा किससे, कंपोज, और जंक्चर बनेगा, जुड़ेगा पॉइंट से। तो ये हमने रिवीजन एक्सरसाइज कंप्लीट करी। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स कॉलम की तरफ। तो एक बच्चे शुभम कुमार ने एक प्रश्न पूछा है कि वाइल और व्हेन में डिफरेंस क्या है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं, आपको बताना है वाइल और व्हेन में डिफरेंस क्या है। आप इतना समझिए कि वाइल के दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक तो जब दो ऑपोजिट चीज़ों को बताना हो तो वाइल लगाते हैं, और एक एट द सेम टाइम का अर्थ देना हो तो वाइल लगाते हैं। रिपीट कर रहा हूँ, एक तो एट द सेम टाइम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में आप वाइल लगा सकते हैं, है ना। आई एम टीचिंग वाइल यू आर स्टडिंग, तो ये एक ही समय पे होने वाली घटनाएं हैं, लेकिन इस कंडीशन में आप व्हेन भी लगा सकते हैं। समझ रहे हो। ऐसी कंडीशन में जब एट द सेम टाइम टू थिंग्स आर हैपनिंग अकरिंग, इट मीन्स देन यू कैन यूज व्हेन ऑल्सो। लेकिन दूसरा होता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स को रिलेट करने के लिए, कि मैं ऐसा कर रहा हूं लेकिन आप वैसा कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप वाइल लगा सकते हैं। व्हेन जो है वो इंटरप्ट करने के लिए लगाते हैं, इंटरप्शन के लिए। इंटरप्शन का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं भी, जैसे कह रहा है कि आई सॉ हिम डैश आई वॉज ऑन माई वे होम। ये छोड़ दीजिए एक बार, आप इस एग्जाम्पल में आ जाइए। जैसे ये देखो 5 नंबर का एग्जाम्पल है कि डैश यू कोल्ड ही वॉज बिहोल्डिंग हिज न्यू बॉर्न बेबी। ये 5 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ये इंटरप्शन है, जब वो अपने बच्चे को देख रहा था तो अब आपने उसको कॉल किया, तो बच्चे को जो बिहोल्ड कर रहा था, निहार रहा था, तब उस समय फोन किया, तो उसके जो बिहोल्डिंग का प्रोसेस है उसमें इंटरप्शन डाल दिया। तो ऐसे कंडीशन में आप व्हेन का प्रयोग करते हैं, वाइल नहीं लगाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहला सेंटेंस देखते हैं। पहले सेंटेंस में कह रहा है
आई सो हिम डैश आई वॉज ऑन माई वे होम। मैंने उसको देखा, कब देखा? जब मैं अपने घर जा रहा था, जब मैं घर जाने के रास्ते पर था तो उस समय मैंने देखा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एक चीज और देखिएगा, कंटिन्यूअस एक्शन दे रखा हो ना कोई चीज के अंदर, ये कंटिन्यूअस एक्शन ही है कि मेरा घर की ओर बढ़ना जारी था, मैं उस रास्ते पे था और जब मैंने देखा। तो ऐसे कंडीशन में आप प्रेफर करेंगे वाइल को। तो यहाँ पे आप वाइल लगा दीजिए, वाइल आई वॉज ऑन माई वे होम। समझ रहे हो? तो जब दो एक कंटिन्यूअस एक्शन है कि मैंने उसे देखा, कब देखा? जब मैं घर की ओर जा रहा था तब देखा। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर ये काम हुआ है, इस कारण से वाइल। सेकंड सेंटेंस देखेंगे तो डैश ही वॉज यंग ही यूज्ड टू स्मोक ए लॉट। तो ये एक बता रहा है पर्टिकुलर पॉइंट। जब आपको पर्टिकुलर किसी पॉइंट की बात करनी हो कि उस क्षण क्या हुआ, वो कंटिन्यूअस नहीं है, समझिए, कंटिन्यूअस नहीं है, वो स्टैटिक है। ऐसे कंडीशन में आप लगाएंगे व्हेन। तो जब वह युवा था, जब वह बच्चा था, यंग था, तो वह बहुत ज़्यादा मतलब स्मोक किया करता था, धूम्रपान करता था। तो ये एक पॉइंट है, एक अवस्था है, तो उसके लिए आप लगाएंगे व्हेन। यहाँ वाइल नहीं लगा सकते, वाइल कंटिन्यूअस एक्शन डिनोट करेगा। जॉर्ज हैज ए टेरिबल एक्सीडेंट डैश ही वॉज ए चाइल्ड। जॉर्ज का एक भयानक दुर्घटना का शिकार हुआ जब वह एक बच्चा था। तो ये भी एक अवस्था है, तो ये एक पॉइंट है। पॉइंट बताने के लिए क्या लगाते हैं आप? व्हेन लगाते हैं, वाइल नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे व्हेन। फिर कह रहा डैश आई वॉज ड्राइविंग आई लिसन टू ए वेरी इंटरेस्टिंग रेडियो प्रोग्राम। तो ये एट द सेम टाइम है, दो काम साथ में चल रहे हैं। एक तो क्या है कि रेडियो प्रोग्राम सुन रहा था और एक काम है कि ड्राइव कर रहा था। तो एक कंटिन्यूअस एक्शन भी, जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मैं रेडियो प्रोग्राम सुन रहा था। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? वाइल। तो जब कंटिन्यूअस एक्शन डिनोट करना हो तो वाइल का प्रयोग करते हैं। जब मैं ड्राइव कर रहा था तो मैं रेडियो प्रोग्राम सुन रहा था। अगला देखिए, यू कोल्ड डैश यू कोल्ड ही वॉज बिहोल्डिंग इज न्यू बॉर्न बेबी। मैंने कहा था इंटरप्शन के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं, वाइल नहीं लगाते हैं। तो जब वह अपने बेबी को बिहोल्ड कर रहा था, देख रहा था, निहार रहा था, तब उसने तब कॉल किया। जब आपने कॉल किया तो व्हेन यू कॉल्ड। तो ये इंटरप्शन के लिए यूज किया गया है कि एक काम हो रहा था उसमें खलल डाल दिया आपने कॉल करके। फिर कह रहा है ही वॉज बिहोल्डिंग इज न्यूबॉर्न बेबी डैश ही वॉज टॉकिंग ओवर फोन। अब समझिए, अब दूसरी कंडीशन क्या है कि वह अपने बच्चे को बिहोल्ड कर रहा था जब वह बात कर रहा था। दो काम साथ चल रहे थे, अपने बेबी को यहाँ पे बिहोल्ड भी कर रहा था, ठीक है, और फोन पर बात भी कर रहा था। ऐसे के लिए एट द सेम टाइम के लिए दो चीजें लग सकती हैं, व्हेन भी लगा सकते हैं और वाइल भी लगा सकते हैं। तो एट द सेम टाइम के लिए दोनों लग सकते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स और टू अपोजिट थिंग्स आर देयर देन वी हैव टू प्लेस वाइल। और मैंने बताया आपको कि अगर पॉइंट की बात हो तो क्या लगाएंगे? व्हेन। इंटरप्शन की बात करोगे तो क्या लगाओगे? व्हेन। तो ये कुछ चीजें हैं व्हेन और वाइल के संदर्भ में। तो शुभम कुमार, शायद आप संतुष्ट हो गए होंगे मेरे आंसर से। बढ़ते हैं आगे आज के एडिटोरियल की तरफ। तो आज का एडिटोरियल है लोकल मोटिव ऑन मोदीज कॉल फॉर सेल्फ रिलायंस। एक चीज आप नोट करिएगा, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड और लोकल मोटिव का मतलब होता है स्थानीय कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी आइडिया। मोटिव का मतलब आइडिया, कॉन्सेप्ट। लोकल का स्थानीय। अब ये स्थानीय और मोटिव से क्या मतलब है? क्योंकि मोदी जी ने अपने संबोधन में एक बात कही थी, आत्मनिर्भर बनो। इसका मतलब लोकल कंडीशंस जो है, मतलब भारत की बात कर रहे हैं, भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज करो, स्वदेशी अपनाओ। मेक इन इंडिया जो एक इनिशिएटिव उन्होंने लिया था, उसी पर फिर से इन्होंने चीजें रिकॉल की हैं कि लोकल मोटिव मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा विचार जो स्थिति किस पर निर्भर हो? लोकल कंडीशंस पर ही निर्भर हो। हम विदेशी चीजों का यूज कम करें, भारत की ही चीजों का यूज करें, आत्मनिर्भर बने। इसी से हमारी इकोनॉमी वापस से ट्रैक पे आ सकती है, फिलहाल जो कोविड-19 के कारण काफी ज्यादा प्रभावित है। तो ये कह रहा है, ये किस मुद्दे पर है? ऑन का मतलब ये मुद्दा दे रखा है। मोदीज कॉल, मोदी जी का डिमांड, सेल्फ रिलायंस। किसके लिए डिमांड? सेल्फ रिलायंस की डिमांड। आत्मनिर्भरता, रिलायंस यहाँ पे नाउन है तो सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की डिमांड। तो ये एडिटोरियल हमें पढ़ना है आज। शुरू करेंगे एडिटोरियल और हमेशा की तरह पूरा देखना है आपको, चीजें नोट करनी है और पूरा देखकर सुबह 5 बजे का जो टेस्ट होगा, इसके बेसिस पर टेस्ट नंबर 6 जो हमारा होगा कल, वो आपको जरूर से देखना है पूरा सेशन। वहाँ पे आपको जो पीडीएफ मिलता है उसके माध्यम से पहले टेस्ट दीजिए और फिर वो वीडियो सेशन देखिए। जो भी आपको स्कोर आता है उसको आपको कमेंट के जरिए बताना होता है। आज के टेस्ट नंबर 5 में जो कल पे आधारित था, आप लोगों ने कमेंट किए हैं, वैसे ही इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो आपका रिवीजन है, वो आपका टेस्ट है और ऐसे टेस्ट जो हैं आपको एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार कर देंगे, एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपकी प्रॉब्लम क्लोज टेस्ट या पैराजंबल है तो हमारा कोर्स बाई कर सकते हैं आप आशीष क्लासेस ऐप पर, जो कि आपको 100 क्लोज टेस्ट और 100 पैराजंबल वहाँ पर मिलेंगे आपको। ठीक है, पैराजंबल वैसे सेशन छोटा हो सकता है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। पैराजंबल 20 पैराजंबल के क्वेश्चंस आते हैं जब आप एसएससी मेंस या सीपीओ मेंस की बात करते हैं।
एनडीए सीडीएस की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ सीडीएस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पैराजंबल के मिलते हैं। अगर आप बात बैंक की करते हो तो बैंक में क्वेश्चन भले ही एक हो लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और वहाँ पे वो चीज़ें बहुत ही टिकलिश हो जाती हैं अगर आपको हैंडल नहीं करना आता है। तो आप कोर्स बाई कर सकते हैं हमारी ऐप आशीष क्लासेस से। और नेक्स्ट वेडनेसडे के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं जहाँ पर हम द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का नया बैच स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये एडिटोरियल। उससे पहले कल एक प्रश्न मैंने पूछा था, कैन यू सॉल्व इट में, उसका आंसर अगर आपने देखा हो उसको तो उसका आंसर आपका था 7 नेशंस दिया हुआ था। आपको 7 नेशन आना चाहिए था क्योंकि नंबर प्लस नाउन अगर आ जाता है तो बीच वाला नंबर जो है प्लूरल नहीं बनता है क्योंकि वो एडजेक्टिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो 7 नेशन आएगा वहाँ पे, शायद फर्स्ट पार्ट में ही एरर थी। और आज का प्रश्न भी आपको मिलेगा जब मैं बात करूंगा वन वर्ड और इडियम्स एंड फ्रेजेस की। चलिए बात करते हैं विस्तार से इस आर्टिकल की। पीएम मोदीज कॉल फॉर नेशनल सेल्फ रिलायंस माइट बी अंडरमाइंड इफ इट टर्न्स ओवरली एम्बिशियस। पीएम मोदीज कॉल फॉर नेशनल सेल्फ रिलायंस, पीएम मोदी की डिमांड किसके लिए, नेशनल राष्ट्रीय, सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता। तो पीएम मोदी की जो डिमांड है आत्मनिर्भरता के लिए, माइट रिमोट पॉसिबिलिटी दूर की संभावना के लिए आता है। तो हो सकती है ये डिमांड जो है अंडरमाइंड हो जाए, कमजोर हो जाए। अंडरमाइन का मतलब डिबिलिटेट, वीकन, इरोड। इफ यदि इट टर्न्स, यदि ये टर्न्स ओवरली एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब महत्वाकांक्षी, ओवरली मतलब आवश्यकता से अधिक, टर्न्स मतलब बदल जाती है। यदि ये आवश्यकता से अधिक एम्बिशियस हो जाती है डिमांड, केवल खुद पर सेल्फ सेंटर्ड हो जाती है मान लीजिए, तो ये हो सकता है कि ये जो डिमांड है ये यहाँ पे कमज़ोर हो जाए। रिपीट कर रहा हूँ, पीएम मोदी की जो डिमांड है राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की, वो यहाँ पे कमज़ोर हो सकती है यदि ये बहुत ज़्यादा या आवश्यकता से अधिक एम्बिशियस हो, महत्वाकांक्षी हो। अब देखिए, Prime Minister Narendra Modi's emphasis on Tuesday on a renewed drive for a self-reliant India is not merely a reaction to the new global realities spawned by the COVID-19 pandemic. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर से पहले दे नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनकम्बेंट पर्सन नरेंद्र मोदी नाम दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको दे नहीं लगाना है। अगर नरेंद्र मोदी नाम आगे नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर होता तो दे का प्रयोग करते। इम्फेसिस में ऑन लगता है, हमने डिस्कस किया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इम्फेसिस है, ट्यूसडे को इन्होंने बात की है, मंगलवार को जिनका संबोधन हुआ था, ऑन अ रिन्यूड ड्राइव। किस बात को लेकर इम्फेसिस इन्होंने दिया है? अब ये जो इम्फेसिस ऑन है ये यहाँ पे इसके लिए ऑन नहीं है, ये ऑन है ट्यूसडे के लिए, ये ऑन है, ये इम्फेसिस का ऑन है। लेकिन चूंकि मुझे अंडरलाइन करना था तो इतना लंबा पार्ट हो जाता है, इसलिए मैंने यहीं पर कर दिया है। इम्फेसिस के साथ ऑन लगा हुआ है, लेकिन ये ट्यूसडे के लिए ऑन लग रखा है और ये जो ऑन है ये इस इम्फेसिस के लिए है। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इम्फेसिस है किस बात को लेकर, ऑन अ रिन्यूड ड्राइव। ड्राइव का मतलब अभियान होता है, रिन्यूड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ड्राइव की विशेषता होता है, रिन्यूड का मतलब नया, ये पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में है। तो एक नया जो अभियान है किसके लिए, फॉर मतलब के लिए, सेल्फ रिलायंट इंडिया मतलब एक आत्मनिर्भर भारत के लिए। इज किसको देखकर है, ये इस इम्फेसिस को देखकर है। तो ये जो इम्फेसिस है जो जोड़ दिया गया है मोदी जी के द्वारा, इज नॉट नहीं है, मेयरली मतलब ओनली, अ रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब प्रतिक्रिया, टू द न्यू ग्लोबल रियलिटीज। किसकी प्रतिक्रिया, नई ग्लोबल वैश्विक रियलिटीज, वास्तविकताओं। रियलिटीज जो है कौन सी है, स्पॉन्ड, वो रियलिटीज जो काफी ज्यादा उत्पन्न हुई हैं। स्पॉन का मतलब बहुत बड़ी मात्रा में उत्पन्न करना या फैली हुई हैं। ठीक है, बाय द कोविड-19 पेंडेमिक, किसके द्वारा, कोविड-19 वैश्विक महामारी के द्वारा। तो देखिए अभी तक हमने तोड़ा है, इसको अब जोड़ के देखते हैं क्या सेंटेंस है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इम्फेसिस है, ट्यूसडे को जो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने जोड़ दिया एक नए अभियान पर। नया अभियान है आत्मनिर्भर बनाने का भारत को। ये केवल एक कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि जो नई वैश्विक वास्तविकताएं जो हैं फिलहाल जो सामने आ रही हैं एक साथ बहुत ज़्यादा कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद, तो उसकी कोई प्रतिक्रिया, उसके मतलब उसके कारण ये कोई रिएक्शन नहीं आया है। ठीक है, तो ये केवल उसके कारण रिएक्शन नहीं है बल्कि और किसके कारण आया है, तो दे रखा है, इट इज़ अ थ्रोबैक to the nationalist economic policies that India and other newly independent nations followed in the last century before the high tide of globalization swept over. It यह इज है एक थ्रोबैक का मतलब पहले के जैसा, पहले जब भूतकाल में हो चुका है वैसा। टू द नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज, पहले जैसा क्या, नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी, इकोनॉमिक आर्थिक, पॉलिसीज नीतियां, दैट जो कि इंडिया एंड अदर न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, भारत और अदर न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस, अन्य जो स्वतंत्र राज्य थे, मतलब देश थे नए, फॉलोड जिन्होंने अनुसरण किया, इन द लास्ट सेंचुरी, पिछली सदी में, बिफोर द हाई टाइड ऑफ ग्लोबलाइजेशन, किससे पहले, हाई टाइड का मतलब होता है बड़ी बड़ी लहरें। अब यहाँ हाई टाइड का मतलब बता दूंगा क्या है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता कि आप वर्ड को लिटरली पढ़ेंगे उसी का अर्थ निकालेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा।
तो हाई टाइड जो है ग्लोबलाइजेशन का, वैश्वीकरण किसको बोलते हैं? वैश्वीकरण में सब देश एक साथ आ गए, क्योंकि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन जब एकदम सुगम हो गया तो कहीं पर भी जाना आसान है, कहीं पर व्यापार करना आसान है। भारत का बंदा चाइना बैठा है, चाइना के आदमी अमेरिका बैठे हैं, अमेरिका के लोग कहीं और बैठे हैं, तो पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, आपस में ग्लोबलाइजेशन है। स्वेप्ट ओवर का मतलब यहाँ पे क्या है? कवर कर देना, घेर लेना, ठीक है। तो जब बहुत बड़े मतलब स्तर पे वैश्वीकरण ने जब कवर कर लिया था पूरे को, उससे पहले यहाँ पे भारत और अन्य जो स्वतंत्र देश थे उन्होंने ये पॉलिसीज अपनाई थी। अब यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। तो ये कह रहा है इट इज़ ए थ्रोबैक, ये जो बात कही है मोदी जी ने ये पहले के जैसे ही है, पहले भी ऐसा हुआ था। पहले क्या हुआ था कि राष्ट्रवादी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, राष्ट्रवादी आर्थिक नीतियाँ थी जो भारत और अन्य जो नए स्वतंत्र देश थे उन्होंने अपनाई थी पिछले सदी में। और ये कब अपनाई थी? वैश्वीकरण के हावी होने से पहले। अब ये हाई टाइड का मतलब यहाँ पे है कि वैश्वीकरण बहुत बड़े, एक कह सकते हो बहुत बड़े स्तर पर फैल गया था वैश्वीकरण, पूरे विश्व पे शिकंजा कस रहा था वैश्वीकरण। उससे पहले ही भारत और अन्य जो नए देश स्वतंत्र हुए थे उन्होंने यहाँ पे राष्ट्रवादी आर्थिक नीतियां अपनाई थी। राष्ट्रवादी आर्थिक नीतियां क्या है? मतलब जिसमें खुद के देश की भलाई हो, खुद का देश यहाँ पे आत्मनिर्भर बने, ऐसी नीतियां। पास्ट में भी ऐसा हो चुका है। वही आह्वान, वही संबोधन फिर से देखने को मिला, सुनने को मिला मंगलवार को, ट्यूसडे को। His statement also foretells a potential renewal of the Swadeshi economic policies that continue to inspire Hindutva politics long after centrist nationalists have abandoned them. हिज स्टेटमेंट, उनका स्टेटमेंट, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो स्टेटमेंट यहाँ पे नाउन है और ये हिज है, नरेंद्र मोदी जी के लिए है, तो उनका स्टेटमेंट। ऑल्सो फोरटेल्स, ऑल्सो का प्रयोग कैसे करते हैं आपको पता है। ऑल्सो का प्रयोग वर्ब से पहले, तो फोरटेल से पहले कर रखा है। फोरटेल का मतलब प्रेडिक्ट करना है, फोरटेल का मतलब फोरसी है, फोरकास्ट है, एनविसिज है, भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी देना, पहले से देख पाना, उनको बोलते हैं फोरटेल्स। तो उनका जो स्टेटमेंट है उसमें मतलब एक पोटेंशियल रिन्यूअल, पोटेंशियल का मतलब संभावित, रिन्यूअल का मतलब नया करना, ऑफ द स्वदेशी इकोनॉमिक पॉलिसीज। स्वदेशी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो अपने ऊपर बोला था ना, नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक उसी को बोला है स्वदेशी। तो जो स्वदेशी आर्थिक नीतियां हैं उनके रिन्यूअल, जो संभावित रिन्यूअल है उसी के बारे में बता रहा है। दैट कंटिन्यू, दैट यहाँ पे पॉलिसीज के लिए है, तो पॉलिसीज प्लूरल है, इस कारण से कंटिन्यू प्लूरल है, जो कि कंटिन्यू है टू इंस्पायर हिंदुत्व पॉलिटिक्स, जो लगातार यहाँ पे प्रेरित कर रही है हिंदुत्व राजनीति को। लॉन्ग आफ्टर सेंट्रिस्ट नेशनलिस्ट हैव अबैंडन्ड देम, बहुत लंबे समय के बाद जब सेंट्रिस्ट नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी, सेंट्रिस्ट मतलब सेंटर में आप देश को ही मानते हो, देश के इर्द गिर्द ही आप घूमते हो, तो ये जो एक चीज़ है सेंट्रल, जो नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी लोग हैं, उन्होंने इनको छोड़ दिया था। किसको? जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है उसको छोड़ दिया था, इकोनॉमिक पॉलिसीज को छोड़ दिया था, है ना, उनको फिर से अपनाने की बात है। तो कह रहा है कि उनका जो स्टेटमेंट था ये यहाँ पे वो सूचना भी देता है भविष्य की कि एक संभावित रूप से रिन्यूअल हो सकता है स्वदेशी इकोनॉमिक पॉलिसीज का। वो इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट लगा के बताया है जो यहाँ पे लगातार हिंदुत्व पॉलिटिक्स को कंटिन्यू प्रेरित कर रही है काफ़ी लंबे समय के बाद, जब सेंट्रिस्ट नेशनलिस्ट ने उन्हें छोड़ दिया था, अबेंडन कर दिया था। ठीक है, अबेंडन का छोड़ना। India opened itself to the global market 1991 through its liberalization, privatization and globalization policies, but remained cautious as it skirted around the whirlwind of international capital in the following decades. वैसे देखो आज का जो आर्टिकल है थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, लेकिन मैं बहुत आसान कर दूंगा। आप जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़िए, फुल स्टॉप से, मतलब कोई भी चीज़ स्टार्ट करें फुल स्टॉप तक पढ़ें, एक पूरा सेंटेंस लेकर चलें, उसके बीच के वर्ड्स को निकालें, उसके बाद कनेक्ट करें सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को या कॉम्प्लीमेंट को, वट एवर इज रिक्वायर्ड, डेफिनेटली आपका अर्थ निकल जाएगा। इंडिया, भारत, ओपनड, खोला, इटसेल्फ, अपने आप को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इंडिया के लिए आ रहा है। टू, किसके लिए खोला? ग्लोबल मार्केट, वैश्विक बाजार के लिए, इन 1991। यहाँ खोलने का मतलब ये है कि भारत ने अनुमति दे दी कि विदेश, मतलब दूसरे देश जो हैं भारत में आके व्यापार कर सकते हैं, दूसरे देश के लोग यहाँ पे आके स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, थ्रू इट्स लिबरलाइजेशन। और किस माध्यम से किया? तो माध्यम के लिए प्रीपोजिशन थ्रू लगता है। इट्स यहाँ पे इंडिया के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा हम स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर। एक तो आप यहाँ पे लिबरलाइजेशन नहीं अपनाते हो, इसका मतलब स्ट्रिक्ट है। कोई भी नया व्यक्ति कोई यहाँ पे आता है, मान लीजिए कोई जापान का व्यक्ति भारत में आके व्यापार स्टार्ट करना चाहता है और आपने बहुत ही सख्त नियम कानून बना दिए हैं ताकि उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए, तो फिर आप लिबरलाइज नहीं हैं। अगर आपने पूरा छूट दे रखी है कि आप आराम से आइए, कोई ज़्यादा हम डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान नहीं देंगे, आपको पूरा यहाँ पे प्रेरित किया जाएगा, आपको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, तो लिबरलाइजेशन है। तो उदारीकरण के द्वारा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण, निजीकरण का मतलब समझते ही आप, जैसे कि एयर इंडिया निजीकरण में चला गया था, है ना, LIC धीरे धीरे निजीकरण की ओर जा रहा है
है ना, रेलवे का एक पार्ट निजीकरण की ओर जा रहा था, तो इसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, पॉलिसीज, नीतियां, बट लेकिन रिमेंड कोशस, लेकिन ये सावधान रहे। रिमेंड मतलब बने रहे, कोशस सावधान, कोशस एडजेक्टिव है क्योंकि वो यूएस आ रहा है। एज इट स्कर्टेड, भारत मतलब सावधान बना रहा, एज जैसे कि इट स्कर्टेड, स्कर्ट का मतलब यहाँ पे बचना है, स्कर्ट यहाँ पे वर्ब के रूप में है और सेकंड फॉर्म है तो बचना। अराउंड द वर्ल्ड विंड, और भारत बचा रहा, बचता रहा, किसके चारों ओर, किसके इर्द गिर्द, वर्ल्ड विंड। वर्ल्ड विंड का बवंडर होता है, भंवर होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड विंड का मतलब एक साथ में बहुत सारी चीज़ों का आ जाना, सडन तरीके से एक साथ से बहुत सारी चीज़ें हैपन होना शुरू हो जाना। तो इंटरनेशनल कैपिटल, अंतर्राष्ट्रीय मतलब राजधानी, इंटरनेशनल कैपिटल इसलिए कहा गया है कि जैसे मान लीजिए भारत ने अपना द्वार खोला 1991 में, तो पूरे विश्व के लोग यहाँ पे अलग अलग लोग, वो जो हुएवर वर इंटरेस्टेड, है ना, जो भी कंपनी है या व्यक्ति है जो इंटरेस्टेड है यहाँ पे आके व्यापार करने लग जाए, तो इसके लिए बन गया इंटरनेशनल कैपिटल, एक हब बन गया, है ना। तो इसके जो वर्ल्ड विंड था, इसके जो बवंडर थे, मतलब जो भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उससे बचा रहा इन द फॉलोइंग डिकेड्स, आने वाले दशकों में। फॉलोइंग का मतलब आने वाले, डिकेड्स का मतलब दशक। अब यहाँ पे बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है। भारत ने अपने आप को यहाँ पे ओपन किया वैश्विक बाजार के लिए, कब, 1991 में। ईयर का नाम दे रखा हो तो इन लगता है प्रेपोजिशन। और किस माध्यम से किया, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियों के द्वारा। लेकिन यहाँ पे सावधान भी रहा भारत, सावधानी बरतता रहा, क्योंकि भारत जो इंटरनेशनल कैपिटल की, अंतर्राष्ट्रीय राजधानी की जो एक बहुत बड़ी चीज़ों और संख्या में जो चीज़ें आ जाती हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजधानी बनने पर क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है, बहुत बड़ा बवंडर, बहुत बड़ा तूफान जो है, उससे बचा रहा आने वाले दशकों में। आगे देखिए, दिस हेजिटेंट अप्रोच ऑफ इंडिया ऑफन लेड टू ए क्लेमर फ्रॉम वेरियस वोकल क्वार्टर्स फॉर फास्टर एंड डीपर ओपनिंग ऑफ इट्स इकोनॉमी, बट रिलेटिव इंसुलरिटी फ्रॉम डिस्पेरेटिव ग्लोबल हेडविंड्स turned out to be helpful several times in the last 3 decades। देखिए, दिस हेजिटेंट अप्रोच, दिस मतलब यह है, हेजिटेंट का मतलब हिचकिचाहट भरी, अप्रोच का मतलब जो भी आपका तरीका है। अप्रोच का मतलब जैसे मेरी अप्रोच क्या है कि मैं आपको वोकैबुलरी करवाता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन कराता हूँ, ग्रामर कराता हूँ, व्यूअर्स के कॉलम लेता हूँ, रिवीजन कराता हूँ, तो ये मेरी अप्रोच है पढ़ाने की। तो इस प्रकार से हेजिटेंट अप्रोच मतलब भारत की अप्रोच हिचकिचाहट भरी। हिचकिचाहट भरी क्यों? क्योंकि एक साथ में देखो ग्लोबल मतलब यहाँ पे आपने मार्केट के लिए खोल दिया अपने आप को कि ग्लोबल मार्केट के लिए आपने वेलकम किया, लेकिन फिर भी आप हेजिटेंट रहे, फिर भी आपने मतलब उन चीज़ों से बचते रहे, कई चीज़ें जो हावी हो सकती थी उनसे आप बचते रहे, इसलिए कहा कि हेजिटेंट अप्रोच है। तो ये जो हिचकिचाहट भरी अप्रोच है इंडिया की, ऑफन लेड टू, लीड के साथ टू लगता ही है, इसका मतलब परिणाम निकलना होता है। इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो रिजल्ट इन, ठीक है, परिणाम निकलना, और लेड टू यहाँ पे लीड की सेकंड फॉर्म है। तो ये जो अप्रोच थी, हेजिटेंट अप्रोच थी भारत की, अक्सर इसने यहाँ पे भारत को परिणित कर दिया या फिर इस स्थिति को तब्दील कर दिया किसमें, अ क्लैमर। क्लैमर का मतलब शोरगुल होता है, क्लैमर का मतलब डिन, रैकेट, अप्रोर, बैबल, ट्यूमल्ट हमने पढ़ा, शोरगुल को बोलते हैं। तो इसने शोरगुल की ओर बढ़ा दिया। शोरगुल कौन कर रहा था, कौन यहाँ पे मतलब विरोध के सुर किसके थे, फ्रॉम मतलब से, वेरियस का मतलब विभिन्न, वोकल का मतलब होता है वसीफरस, जो काफी जोरदार तरीके में बात रखते हैं। क्वार्टर्स का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से कह दो एक तबका, है ना। क्वार्टर्स का मतलब यहाँ पे यूँ कह दो वोकल क्वार्टर्स का मतलब वो लोग जो यहाँ पे विरोध कर रहे थे उनका एक तबका। फॉर फास्टर एंड डीपर ओपनिंग, किसके लिए, फॉर मतलब के लिए, फास्टर मतलब अधिक तेज। अधिक तेज क्यों, क्योंकि जो पहले किया था वो स्लो था, उससे थोड़ा तेज आए। डीपर अधिक गहराई से, ओपनिंग ऑफ इट्स इकोनॉमी, ओपन करें इकोनॉमी को, बट लेकिन इट्स रिलेटिव इंसुलरिटी, लेकिन इट्स यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव इंडिया के लिए आया है, रिलेटिव तुलनात्मक, इंसुलरिटी संकीर्णता, संकीर्णता मतलब खुद के देश को पहले रखना, प्रोटेक्शनिज्म जिसको बोलते हैं आप, संरक्षणवाद जिसको बोलते हैं। फ्रॉम डिस्ट्रप्टिव ग्लोबल हेडविंड, किससे, फ्रॉम मतलब से, डिस्ट्रप्टिव मतलब व्यवधानकारी, डिस्टर्बिंग, ग्लोबल मतलब वैश्विक, हेडविंड्स का मतलब विपरीत हवाएं, है ना, हेडविंड मतलब विपरीत हवाएं मतलब प्रतिकूल वातावरण। टर्न्ड आउट टू बी, तो ये जो नेचर है भारत का, इसने क्या किया, टर्न्ड आउट मतलब इमर्ज हुआ, ये उभर कर आया, हेल्पफुल सहायक बनकर आया, सेवरल टाइम्स अनेकों बार, इन द लास्ट 3 डिकेड्स पिछले 3 दशकों में, पिछले 30 सालों में। रिपीट कर रहा हूं, कह रहा है कि जो हेजिटेंट अप्रोच रही भारत की, अक्सर इससे क्या हुआ, अक्सर लोग यहाँ पे विरोध करने आ गए, देशों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि एक तरफ 1991 में इन्होंने कहा कि ग्लोबल मार्केट को हम खोल देते हैं, 30 साल होने को आगे, 2020 चल रहा है, तो ये 20 साल और 10 साल वो वाले, तो 30 साल हो गए। इन 30 सालों में भारत जो है मतलब उसकी हेजिटेंट अप्रोच रही, ठीक आपने ओपन तो कर दिया था, लेकिन फिर भी भारत सकपका रहा था, फिर भी भारत बचता फिर रहा था, बच रहा था,
और काफ़ी ज़्यादा मतलब भारत ने अपनी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट कर रहा था। तो ये जो चीज़ें थी, हेजिटेंट अप्रोच थी, इस कारण से एक चीज़ यहाँ पे सामने आई, जो वोकल क्वार्टर्स हैं, जो मतलब वसीफरस ग्रुप हैं, जो मतलब यहाँ पे जोरदार तरीके से विरोध जताते हैं, उन लोगों ने यहाँ पे शोरगुल मचा दिया, यहाँ विरोध करना शुरू। शोरगुल का मतलब ये नहीं कि कोई वो बातचीत करना शुरू कर दिया, यहाँ पे विरोध करना शुरू कर दिया, है ना। और क्या विरोध था उनका, क्या डिमांड थी उनकी? उनकी डिमांड थी कि भाई आप अपनी इकोनॉमी को अधिक तेज गति से ओपन करें और थोड़ा गहराई से ओपन करें, आप खुलकर स्वागत करें। जो वहां पे उद्योग धंधे स्टार्ट हो रहे हैं, दूसरे देश आना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, यू मस्ट वेलकम ऑल ऑफ देम, है ना। लेकिन भारत का जो तुलनात्मक रूप से संकीर्णतावादी नजरिया था, तुलनात्मक इसलिए कि और देश तो ऐसा नहीं कर रहे थे, भारत ऐसा कर रहा था, इसलिए तुलनात्मक कहा, रिलेटिव कहा। ये जो संकीर्णतावादी जो नेचर था, है ना, और किसले इंसुलरिटी, रिलेटिव इंसुलरिटी फ्रॉम, किससे था ये, किससे मतलब इंसुलर करना चाह रहा था। इंसुलर का मतलब अपने आप को रक्षा करना भी, बचाव करना भी होता है। किससे बचना चाह रहा था? जो व्यवधानकारी या डिस्टर्बिंग का मतलब डिस्टर्बिंग, जो परेशान कर देने वाली, व्यवधान रुकावट पैदा कर देने वाली जो भी वैश्विक प्रतिकूल वातावरण था, ठीक है, उससे भारत बच रहा था, है ना। तो इस चीज से हुआ क्या, ये जो चीज है ये यहाँ पे हेल्पफुल रही काफी बार पिछले 30 सालों में। टर्न आउट का मतलब ऐसे रूप में परिणित हुई, इस प्रकार से निकल कर आई, सामने ऐसे आई। When Mr. Modi took over as Prime Minister, there was a renewed cry from global corporations and foreign governments for bolder reforms. When, जब मिस्टर मोदी took over का मतलब अधिग्रहण करना, किसी का स्थान लेना। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, फिर इनके बाद में मोदी जी आए एज प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के रूप में, तो देयर वॉज अ रिन्यूड क्राई। तो एक देयर से स्टार्ट हुआ, देखो कॉमा लगा हुआ है, इन्वर्जन लग गया, पहले वर्ब है, फिर रिन्यूड क्राई यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्राई यहाँ पे नाउन है, रिन्यूड एडजेक्टिव है, आर्टिकल लगा हुआ है। तो एक नई, क्राई का मतलब चीख, लेकिन यहाँ पे डिमांड बढ़ी है इसको। मैंने कहा था लिटरल मीनिंग निकालने से कभी आप अखबार पढ़ना नहीं सीख पाओगे, यू मस्ट गो बिटवीन द लाइन्स, आपको अंदर क्या मीनिंग है वो निकालना पड़ता है, उसी से आप पैसे सोल्व करना सीखते हैं। लिटरल मीनिंग से पैसे कभी सोल्व नहीं होता। तो देयर वॉज अ रिन्यूड क्राई, तो एक नई यहाँ पे डिमांड आई फ्रॉम ग्लोबल कॉर्पोरेशन, वैश्विक जो उद्योग हैं उनसे, एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स, और विदेशी सरकारों से, फॉर बोल्डर रिफॉर्म्स, क्या कि अधिक, बोल्डर का मतलब क्या हो गया, साहसीपूर्ण तरीके से रिफॉर्म्स का सुधार करें, कि आप रिफॉर्म्स लेकर आएं और बोल्ड मूव्स लें, आप साहसपूर्ण तरीके से आगे बढ़ें। जब ये प्रधानमंत्री बन के आए, तो जब मिस्टर मोदी प्रधानमंत्री बन के आए, इन्होंने ये सीट ग्रहण की, प्राइम मिनिस्टर बने, तो वहाँ पे एक नया यहाँ पे शोरगुल, एक नई डिमांड आई ग्लोबल कॉर्पोरेशन से, फॉरेन गवर्नमेंट से, बोल्डर रिफॉर्म्स की। फिर कह रहा, इफ एनीथिंग ही ट्रेवल्ड द ऑपोजिट कोर्स, रेजिंग फ्रेश ट्रेड बैरियर्स एंड सीकिंग टू स्ट्रेंथन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग बेस थ्रू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। इफ एनीथिंग, लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी इन्होंने किया, यदि इन्होंने कुछ किया है तो क्या किया है, ही ट्रेवल्ड द ऑपोजिट कोर्स, ही मोदी जी के लिए, ट्रेवल्ड यात्रा की, ऑपोजिट उल्टा, विपरीत, कोर्स का मतलब रास्ता, इन्होंने विपरीत रास्ता अपनाया, बिल्कुल उल्टा रास्ता लिया। क्या किया उन्होंने, तो कहा कि भैया बोल्डर रिफॉर्म्स के लिए विदेश से कुछ, मतलब क्या है कि विदेशी जो दूसरे देश हैं उनका स्वागत करें, उनको यहाँ पे निवेश करने दें, सब कुछ है, व्यापार करें, व्यापार बढ़ाएं। इन्होंने क्या किया, रेजिंग फ्रेश ट्रेड बैरियर्स, फ्रेश का मतलब नए, ट्रेड का मतलब व्यापार, बैरियर्स का मतलब प्रतिबंध, रुकावट, व्यवधान, रेजिंग का मतलब बढ़ाना। तो कैसे इन्होंने किया, तो ऐसा करते हुए किया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो नए व्यापारिक प्रतिबंध लगाते हुए, एंड सीकिंग टू, जैसे एंड के पहले रेजिंग है वैसे यहाँ पे सीकिंग है, और ये चाहते हुए, सीक का चाहना, तलाशना, डिमांड करना, ये चाहते हुए टू स्ट्रेंथन इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग बेस, कि भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है, निर्माण का आधार है, भारत जो मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट्स को यहाँ पे, उसको स्ट्रेंथन करे। स्ट्रेंथन का मतलब मजबूती देना, थ्रू द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, थ्रू का मतलब होता है माध्यम, माध्यम के लिए आता है, किस माध्यम से, मेक इन इंडिया की पहल जो इन्होंने की है इस माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे जो उन्होंने किया, क्या किया कि इन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट मार्ग अपनाया। ऑपोजिट इसलिए कि लोगों को और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी, इन्होंने उल्टा काम किया कि नए ट्रेड बैरियर्स लगाए, और यहाँ पे चाहा कि भारत को स्ट्रेंथन किया जाए, भारत को अधिक मजबूत बनाया जाए मैन्युफैक्चरिंग बेस के बेसिस पर। मतलब भारत अपना निर्माण जो है, जो निर्माण क्षेत्र है उसमें भारत प्रोग्रेस करे, और कैसे कर सकता है, मेक इन इंडिया की भारत में ही बनाओ। आपने देखा मेड इन चाइना, मेड इन जापान लिखा था, वैसे ही हर चीज़ पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, भारत में चीज़ें बनाए, विदेशों से ना मंगवाएं, इस इनिशिएटिव के द्वारा। आगे कह रहे हैं, इन डूइंग सो he has been true to his ideological calling and also to his mandates of 2014 and 2019 which were not sought on one for expanding globalization. in doing so, ऐसा करने में, इन मतलब में, डूइंग मतलब करना, सो मतलब ऐसा, ऐसा करने में, ही हैज़ बीन ट्रू, वो सच, मतलब वो सच्चे रहे हैं, है ना। ही हैज़ बीन लगाते हो, आगे वर्ब नहीं लगाते हो तो मतलब ऐसा रहा है,
वो सच्चे रहे हैं, वो ट्रू रहे हैं किसके प्रति, हिज आइडियोलॉजिकल कॉलिंग, उनके जो वैचारिक कॉलिंग, वैचारिक मतलब जो भी उनका एक कॉन्सेप्ट है, जो भी उनके विचार हैं उसके आधार पर, एंड ऑल्सो टू हिज मैंडेट्स, और साथ में जो उनको जनमत मिला था, लोगों ने जनादेश दिया था, उसके प्रति भी सच्चे रहे हैं। ये टू लग रखा है ना, ये टू ट्रू के साथ लग रहा है कि आप सच्चे हैं किसके प्रति, आई एम ट्रू टू माई वर्ड्स, मैं अपने शब्दों का पक्का हूं। तो वैसे ये पक्के रहे हैं अपने आइडियोलॉजिकल कॉलिंग, कॉलिंग का मतलब जो एक गट फीलिंग, एक अंदर की फीलिंग, एक अंदर की आवाज़ कि इनका जो विचारधारा कहती है, उस विचारधारा के प्रति सच्चे रहे। और साथ ही में ऑफ ऑल्सो मतलब इसके साथ ये भी कि उनका जो मैंडेट्स मिले थे उनको 2014 और 2019 में, 2 बार प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री बने हैं, 2.0 है मोदी सरकार यहाँ पे। तो इस जो मैंडेट जनादेश मिले थे उसके प्रति भी सच्चे रहे, विच वर नॉट सॉट और वन फॉर एक्सपेंडिंग ग्लोबलाइजेशन, विच यहाँ पे दे रखा है मैंडेट्स के लिए। अब मैंडेट्स वर नॉट सॉट, सॉट का मतलब चाहना, तलाशना है ना, डिमांड करना। जो मैंडेट्स इनको मिले थे वो इसलिए नहीं मिले थे, या फिर उन्होंने जीत इसलिए प्राप्त नहीं की थी, फॉर एक्सपेंडिंग ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण का प्रसार करने के लिए। एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना, विस्तार देना, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का प्रसार करने के लिए इनको जनादेश नहीं दिया गया था, भारत को सशक्त बनाने के लिए जनादेश मिला था। तो ऐसा करके वो मतलब सच्चे रहे हैं अपनी आइडियोलॉजिकल कॉलिंग के प्रति और अपने जो मैंडेट्स इनको मिले थे इन दो टर्म्स में इनके प्रति, जो कि इनको इसलिए नहीं मिले थे कि वो वैश्वीकरण को बढ़ाएं, इसलिए मिले थे कि भारत को सशक्त बनाएं। Mr. Modi's politics in fact rides on the mobilization of a people dispossessed and alienated by the rumbling march of globalization by providing them new targets to vent their anger on। देखिए मिस्टर मोदीज पॉलिटिक्स, मिस्टर मोदी की राजनीति, या यहाँ पे मैं कह दूँ नीतियाँ, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के साथ अपोस्ट्रोफी लगा के या फिर आप पजेसिव एडजेक्टिव लगा के पॉलिटिक्स लगाते हो तो पॉलिसीज बन जाता है। मिस्टर मोदी की जो नीतियाँ हैं इनफैक्ट वास्तव में राइड्स ऑन, तो यहाँ पे निर्भर करती हैं। अब अगर मैं राजनीति पढ़ता हूं तो राइट्स ऑन ठीक है, अगर मैं नीतियां पढ़ता हूं तो गलत है, क्योंकि पॉलिटिक्स में एक सिस्टम लगता है, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट जब आप पढ़ते हो कि पॉलिटिक्स से पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है तो उसको आप पॉलिसीज पढ़ें, और पॉलिसीज पढ़ते हो तो उसका प्लूरल वर्ब लगाएं, प्लूरल वर्ब लगाएं तो राइट ऑन आना चाहिए था, गलत हो गया फिर ये, ठीक है। तो मिस्टर मोदी की जो नीतियां हैं वास्तव में वो निर्भर हैं किस चीज पर, मोबिलाइजेशन ऑफ पीपल, लोगों को मोबिलाइज करना मतलब जुटाना, लोगों को जुटाने को लेकर। कौन से लोग, जो डिस्पजेस्ड हो, डिस्पजेस्ड, पजेज का मतलब रखना, डिस्पजेस्ड जिनके पास कुछ नहीं हो, जो वंचित हो वो लोग, एंड एलिनेटेड मतलब जो दूर कर दिया गया है, अलग थलग हैं वो लोग। किसके द्वारा दूर हो गए, किसके द्वारा एलिनेट हो गए, बाय द रंबलिंग मार्च, रंबलिंग का मतलब गड़गड़ाहट भरा, मार्च का मतलब आगे बढ़ना, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, बाई प्रोवाइडिंग देम, कैसे, प्रोवाइड करके, प्रदान करके, न्यू टारगेट्स, नए लक्ष्य, किसके लिए, टू वेंट देयर एंगर ऑन, कि वो अपना गुस्सा यहाँ पे निकाल सके। वेंट का मतलब भड़ास निकालना, वेंटिलेटर होता है, गर्म हवा को निकाल देता है कमरे से बाहर, वैसे वेंट देयर एंगर ऑन, तो देयर तो यहाँ पे उन लोगों के लिए है, एंगर का मतलब गुस्सा, कि उनको नए टारगेट्स दे रहे हैं कि अपना गुस्सा इन पर निकाल दो आप, ठीक है। तो क्या बोला इसने कि मिस्टर मोदी की जो पॉलिटिक्स है, उनकी जो नीतियां हैं वो वास्तव में डिपेंड करती हैं किस चीज़ पर, कि वो उन लोगों को जो कि यहाँ पे वंचित वर्ग है, या फिर जो एक ग्लोबलाइजेशन का मार्च हुआ है, बहुत गड़गड़ाहट भरा, बहुत ज़्यादा बड़ी एक कह सकते हो बड़े स्तर पर जो वैश्वीकरण का दौर चल रहा है, उस कारण से अलग थलग जो लोग हैं उनको जुटाने पर डिपेंड है। और यहाँ पे कैसे कर सकते हैं ये ऐसा कर सकते हैं, उनको नए टारगेट्स देकर, नए लक्ष्य देकर कि अपना एंगर वहाँ निकाले, अपना गुस्सा, अपनी भड़ास वहाँ निकाल ले, ऐसा करके। इस चीज़ पर आधारित है मोदी जी की पॉलिटिक्स, उनकी नीतियाँ। आगे देखो, द पेंडेमिक ब्रॉट टू द फोर एट वंस द लिमिट्स एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन। पेंडेमिक वैश्विक महामारी, ब्रॉट टू द फोर का मतलब महत्वपूर्ण बन जाना, पहले रखा जाना। तो पेंडेमिक ब्रॉट टू द फोर, ये जो वैश्विक महामारी है ये लेकर आई, पहले लेकर आई, महत्वपूर्ण कर दिया। एट वंस का मतलब तुरंत, इमीडिएटली। द लिमिट्स मतलब जो भी क्या कह सकते हो, लिमिट्स का मतलब आपने एक बाउंड्री खींच रखी है ना, कि इससे बाहर नहीं जा सकते। इनएविटेबिलिटी का मतलब क्या है, अपरिहार्यता, कि निश्चित रूप से होगा। ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण, तो पेंडेमिक जो है इसने क्या किया, इस वैश्विक महामारी ने क्या किया कि ग्लोबलाइजेशन की जो एक इनएविटेबिलिटी है कि भाई ग्लोबलाइजेशन बच नहीं सकते आप, वैश्वीकरण तो है ही, सब पे डिपेंड रहना पड़ेगा, और लिमिट्स जो है इसकी कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते हैं ना, ये चीज़ है ना, ये वापस से लेकर आ गया, इसके महत्व को उजागर कर दिया। कुल मिला के आप इसको सीधा सीधा पढ़ें, समझ में आपको आ जाए वैसी लाइन पढ़ें, तो इसको यूँ कहें कि इस वैश्विक महामारी कोविड-19 ने क्या किया है, ग्लोबलाइजेशन को फिर से प्रमुख बना दिया है, महत्वपूर्ण बना दिया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अब जो देश हैं वो आत्मनिर्भरता की बात ना करके, अभी देखिए जैसे अमेरिका है बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्स्ट हिट कंट्री कह सकते हो आप,
इटली हुआ है, जर्मनी हुआ है, चाइना है, चाइना से तो खैर एपिसेंटर था ही, फिर इंडिया भी हो गया, बहुत सारे, पूरा विश्व जो जूझ रहा है, तो एक दूसरे पर डिपेंड है। कहीं पर ये जो पीपीई किट है वो किसी और देश से मंगवा रहे हैं, मास्क मंगवा रहे हैं, आपस में सहयोग कर रहे हैं, तो ये वैश्वीकरण को इसने उजागर कर दिया, वैश्वीकरण को फिर से प्रमुख बना दिया, ये कहना चाह रहे हैं। फिर कह रहा है कंट्रीज सच एज द यूएस दैट रिलाइड ऑन अदर्स फॉर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट वर सडनली वल्नरेबल। कंट्रीज देश, सच एज मैंने कहा था किसके लिए आता है, जैसे कि यूएस है, यूएस जैसे देश, तो यूएस इसमें शामिल है, पर्टिकुलर यूएस की बात हम कर रहे हैं। यूएस के पहले द क्यों है, क्योंकि उस देश के नाम के साथ द लगता है जिसके देश में यूनाइटेड शब्द जुड़ा हुआ रहता है। तो देश जैसे कि यूएस है, दैट रिलाइड ऑन जो कि निर्भर थे, रिलाई ऑन मतलब राइड ऑन, निर्भर थे अदर्स दूसरों पर, किसके लिए, फॉर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। सप्लाई मतलब आपूर्ति, एसेंशियल मतलब आवश्यक, मेडिसिन का मतलब औषधि, एंड मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल सामग्री, इक्विपमेंट का प्लूरल नहीं बनता है। वर सडनली वल्नरेबल, अचानक से वो वल्नरेबल हो गए, वल्नरेबल का मतलब कमजोर। तो देश जैसे कि यूएस है, यूएस जैसे देश हैं जो कि निर्भर थे कि मेडिकल जो भी इक्विपमेंट उनको चाहिए थे या फिर सप्लाई ऑफ एसेंशियल मेडिसिन थी उनके दूसरों पर निर्भर थे, है ना, वो अचानक से यहाँ पे वल्नरेबल हो गए, समझ गए, वो कमजोर हो गए बिल्कुल। वल्नरेबल का मतलब जिस पर आसानी से अटैक किया जा सके। आगे देखो, China's unmatched leverage in global supply chains and concerns that it may weaponize trade have prompted a renewed global discussion on the components of national security and how to protect them. चाइना का, unmatched का मतलब अद्वितीय, leverage का मतलब प्रभाव, is in global supply वैश्विक आपूर्ति में, आपूर्ति की जो चैन है भी, सप्लाई मतलब जो डिमांड पूरी करता है, एंड कंसर्न्स और चिंताओं में, दैट इट मे वेपनाइज, क्या कि अब जो ये है, इट मतलब चाइना के लिए, में हो सकता है, संभावना है, वेपनाइज मतलब हथियार के रूप में यूज कर सकता है, ट्रेड व्यापार को, हैव प्रॉम्प्टेड, तो इस चीज ने क्या किया है, प्रॉम्प्ट मतलब प्रेरित कर दिया है, पुश कर दिया है, अ रिन्यूड ग्लोबल डिस्कशन, रिन्यूड मतलब नया, ग्लोबल डिस्कशन मतलब वैश्विक चर्चा का विषय बना दिया है, ऑन द कंपोनेंट्स, किस बात को लेकर, कंपोनेंट्स को लेकर, कंपोनेंट घटक को लेकर, घटक किसके, राष्ट्रीय सुरक्षा के, एंड हाउ टू प्रोटेक्ट देम, और इस बात को लेकर कि कैसे उनको सुरक्षित रखा जाए, कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अब यहां देखिए दो चीजें बन रही है, दो सब्जेक्ट हैं, एक तो है चाइना का अनमैच्ड लिवरेज इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स, मतलब वैश्विक आधार पे आपूर्ति की श्रृंखला जो है, मतलब डिमांड की जो पूर्ति करता है उसमें प्रभाव, अद्वितीय प्रभाव, अद्वितीय मतलब इससे पहले कोई नहीं, अब चाइना से, चाइना सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है, ठीक है, तो यहाँ पे चाइना जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुका है, और चाइना का जो अद्वितीय प्रभाव है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में, एक तो वो, और दूसरा कंसर्न्स, चिंताएं, चिंताएं कौन सी, चिंताएं ये कि इट में वेपनाइज ट्रेड, कि अब ये व्यापार को हथियार के रूप में यूज कर सकता है, कि अब अपनी चीजें सप्लाई करके आर्थिक सुदृढ़ीकरण ला सकता है देश में, अपने देश में आर्थिक सुदृढ़ीकरण ला सकता है, स्ट्रेंथनिंग कर सकता है। तो ये जो एक तो कंसर्न्स हो गए और एक प्रभाव हो गया इसका, इन दोनों चीजों ने जो सब्जेक्ट बन गए, तो हैव आ गया, वर्ब प्लूरल आ गई, इसने क्या किया है, प्रेरित कर दिया है, प्रॉम्प्ट का मतलब प्रेरित करना कह सकते हो, या यहाँ पे कारण बन गया है किस चीज का, रिन्यूड ग्लोबल डिस्कशन का, एक नए वैश्विक चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा किस बात को लेकर है, चर्चा है कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा के घटकों पर चिंता है, एंड हाउ टू प्रोटेक्ट देम, और चिंता ये है कि कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा के, मतलब देश का हित पहले है, जैसे भारत के अंदर भारत ने फिलहाल अपने स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए, ये प्रोएक्टिव कदम है भारत के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, वरना इनको ऐसा लग रहा था कि चाइना है वो अब भारत में आके निवेश करेगा, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करेगा, बहुत सारी कंपनियां आ जाएंगी, तो भारत के उद्योग धंधों का क्या होगा। तो ये नेशनल सिक्योरिटी और कैसे सिक्योर यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाए, ये पूरा विश्व के चर्चा का विषय है, सभी देश सोच रहे हैं इस बारे में। आगे देखिए, एट द सेम टाइम दिस पेंडेमिक कंटिन्यूज टू इलस्ट्रेट हाउ inseparably shared in the future of humanity across national boundaries. एट द सेम टाइम, इसी समय, इसी के साथ, दिस पेंडेमिक कंटिन्यूज, ये जो पेंडेमिक है, ये वैश्विक महामारी है, कंटिन्यूज टू इलस्ट्रेट, वो लगातार यहाँ पे दिखा रही है, दर्शा रही है, इलस्ट्रेट मतलब दृष्टांत, उदाहरण देना, स्पष्ट रूप से डिस्प्ले करना, रिवील करना, दिखाना, तो लगातार ये दिखा रही है कि हाउ इनसेपरेबली शेयर्ड, इन मतलब जो अलग नहीं है, शेयर्ड का मतलब साझा किया हुआ है, इन द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, कैसे मानवता का भविष्य है वो मतलब इनसेपरेबली शेयर्ड है, अलग नहीं है, मानवता का भविष्य एक दूसरे पर डिपेंड है। अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज का मतलब राष्ट्र की सीमाओं के पार, अक्रॉस का मतलब के पार हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब इसी टाइम पे ये भी चीज है, एक तरफ तो ये हो गया कि चाइना से बचना है, तो वो यहाँ पे ग्लोबल मतलब एक जो अपना ट्रेड वेपन है उसका यूज करेगा,
कैसे राष्ट्र की सुरक्षा करनी है। और उसी समय एक चीज ये भी है कि पेंडेमिक यहाँ पे लगातार ये दर्शा रहा है कि कैसे मतलब मानवता का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है, पूरा विश्व है एक बीमारी से लड़ रहा है, एकजुट होकर लड़ रहा है। तो कहाँ नेशनल बाउंड्रीज है? अभी आप ये नहीं कह सकते कि भारत की लड़ाई है, चाइना की लड़ाई है, जापान की लड़ाई है, अमेरिका की लड़ाई है, लड़ाई पूरे विश्व की है। तो इसलिए फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो पूरा का पूरा इनसेपरेबली शेयर्ड है और पूरे नेशनल बाउंड्रीज के पार कोई राष्ट्र की सीमाएं नहीं है। मिस्टर मोदी understand this dynamics of global politics and has sought to advance India's interest within an emerging framework. Mr. Modi understands, Mr. Modi समझते हैं this dynamics, ये समीकरण, dynamics मतलब इक्वेशन of global politics, वैश्विक राजनीति की, and has sought to advance, और इन्होंने चाहा है, इन्होंने तलाशा है, advance India's interest, कि भारत के हित को आगे बढ़ाया जाए within an emerging framework, किसके भीतर भीतर, within मतलब भीतर भीतर, इमर्जिंग का मतलब उभरता हुआ, फ्रेमवर्क का मतलब स्ट्रक्चर, तो एक उभरते हुए एक फ्रेमवर्क के भीतर भीतर। तो कह रहा है कि मिस्टर मोदी समझते हैं ये पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स के समीकरणों को, और इन्होंने मतलब चाहा है, इन्होंने तलाशा है मार्ग कि भारत के हितों को कैसे बढ़ाया जाए एक फ्रेमवर्क के भीतर। फिर कह रहा है ही डिड नॉट रेपुडिएट ग्लोबलाइजेशन बट प्रपोज द न्यू सिंटेक्स फॉर इट, अ ह्यूमन सेंट्रिक वन एज अपोज टू द करंट प्रॉफिट मोटिवेटेड मॉडल अकॉर्डिंग टू हिम। ही यहाँ पे मोदी जी के लिए है, डिड नॉट मतलब नहीं किया, पास्ट सिंपल है, रेपिडेट मतलब नकारना, रिजेक्ट करना, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। इन्होंने वैश्वीकरण को नकारा नहीं है, लेकिन बट क्या किया है, प्रपोज द न्यू सिंटेक्स फॉर इट, बल्कि इन्होंने एक नया स्ट्रक्चर दिया है। सिंटेक्स का मतलब स्ट्रक्चर है, इन्होंने एक नया यहाँ पे एक संरचना दी है। कौन सी संरचना है? यहाँ पे है अ ह्यूमन सेंट्रिक वन, जो मानव पर आधारित हो, एज अपोज टू, और ये बिल्कुल विपरीत है, ये अपोज्ड है, विपरीत है किसके? करंट प्रॉफिट मोटिवेटेड मॉडल। करंट मतलब वर्तमान का, प्रॉफिट मोटिवेटेड मतलब मॉडल मतलब सभी के सभी लाभ देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं खुद का, उस पे प्रेरित मॉडल है, उसके बिल्कुल विपरीत है अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार। तो यहां जो मोदी जी ने काम किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन को नकार रहे हैं, रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि इन्होंने तो एक नया सिंटेक्स दिया है, एक नया ढांचा दिया है जो कि मानवता पर आधारित है। और ये जो वर्तमान में प्रॉफिट मोटिवेटेड मॉडल है, जो लाभ से प्रेरित मॉडल है, उसके विपरीत है उनके अनुसार। ही प्लेस्ड इंडिया एट इट्स सेंटर, और इन्होंने भारत को इसके सेंटर में रखा है, इसका केंद्र बना दिया भारत को। फिर कह रहा है दिस इज लार्जली रेटरिकल एंड माइट बी अनमाइंडफुल ऑफ इंडियाज लिमिटेशंस। यह जो है लार्जली बहुत बड़े स्तर पर, रेटरिकल मतलब कह सकते हो बढ़ा चढ़ाकर बोलना, अलंकृत भाषा होती है उसको बोलते हैं। माइट भी हो सकता है, अनमाइंडफुल का मतलब कि सोच समझ के नहीं किया, माइंडफुल मतलब माइंड का यूज किया, अनमाइंडफुल मतलब आप उसके प्रति सचेत नहीं है। ऑफ इंडियाज लिमिटेशंस, भारत की कुछ सीमाएं हैं, भारत की कुछ लिमिटेशंस है, भारत उससे बाहर नहीं जा सकता, उसके प्रति आप सजग नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा रेटरिकल है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये जो चीज़ है वो बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दी है आपने, और हो सकता है कि ये आपने ध्यान भी नहीं दिया है कि भारत की लिमिटेशंस भी है, अनमाइंडफुल है उस चीज़ के प्रति आप। टू द एक्सटेंट दैट सच पॉलिटिक्स ब्रिंग सकर टू द डिसएडवांटेज इट इज टू बी वेलकम्ड। टू द एक्सटेंट, उस स्तर पर, दैट की सच पॉलिटिक्स, ऐसी राजनीति, ऐसी नीति जो है, ब्रिंग्स लेकर आती है, सकर का मतलब सहायता, टू द डिसएडवांटेज्ड, उन लोगों की सहायता जो डिसएडवांटेज्ड है, वो तबका जो कि मतलब एक कह सकते हो निम्नतम स्तर पे है, जिन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। इट इज टू बी वेलकम्ड, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। इट, यह इज टू बी वेलकम्ड, स्वागत होना है इसका, पैसिव वॉइस बना है। तो उस स्तर पर अगर बात करें कि ये पॉलिटिक्स जो है, ऐसी राजनीति, ऐसी नीति जो है वो उन तबकों के लिए है जो डिसएडवांटेज्ड है, उनके लिए सहायता करेगी ऐसी नीति, तो फिर इसका स्वागत किया जाना है। आगे कह रहा है दिस इज ओनली अ फसाड फॉर मेजोरिटेरियनिज्म और ऑथोरिटेरियनिज्म, इट विल ब्रिंग मोर हार्म टू द सेम पीपल दैट दिस अप्रोच प्रोफेसेस टू प्रोटेक्ट। इफ, यदि, अब लेखक कह रहा है यदि ऐसा हुआ कि दिस इज ओनली अ फसाड, कि अगर ये केवल एक फसाड है, झूठा दिखावा, एक फॉल्स अपीरियंस, अगर ये केवल झूठा दिखावा है, पहली बात तो इसका उच्चारण ही सही करना आपको, फसाड बोलते हैं, फैकेट नहीं बोलते हैं ना। अगर ये झूठा दिखावा है, ओनली अ फसाड फॉर मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है? बहुलतावाद, जब और लोग बोलते हैं वैसा का वैसा आप बोल रहे हो। और ऑथोरिटेरियनिज्म, या फिर ऑथोरिटेरियनिज्म मतलब निरंकुशतावाद, कि आप बोलोगे वही सही है, ठीक है, निरंकुशता, डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं। तो फिर अगर ये इस चीज का दिखावा है कि आप मेजोरिटेरियनिज्म या ऑथोरिटेरियनिज्म का दिखावा कर रहे हो, तो इट विल ब्रिंग, तो ये लेकर आएगा मोर हार्म, अधिक नुकसान होगा, टू द सेम पीपल, उन्हीं लोगों को
दैट दिस अप्रोच, जिन लोगों के लिए ये अप्रोच जो है प्रोफेसेस मतलब क्लेम करती है, दावा करती है टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने का। तो ये जो अप्रोच है दावा कर रही है कि हम डिसएडवांटेज पीपल की सहायता होगी, ये अप्रोच दावा कर रही है कि उन लोगों जो वंचित है, पिछड़ा वर्ग है, उसकी सहायता होगी, उसी तबके का यहाँ पे नुकसान हो जाएगा अगर ये झूठा दिखावा है तो। अगर आप इसको परिणित नहीं करते हो, अगर आप इसको मतलब पॉलिसीज में चेंज नहीं करते हो, इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, केवल भाषणों में रह गया, तो फिर नुकसान भी उन्हीं का है। His supporters and opponents alike would be eager to see how this philosophy translates into policy. हिज यहाँ मोदी जी के लिए, सपोर्टर्स मतलब समर्थक, ओपोनेंट्स का मतलब विरोधी, अलाइक मतलब एक समान। तो उनके समर्थक और विरोधी एक समान, वुड बी ईगर यहाँ पे उत्सुक होंगे, टू सी देखने के लिए कि हाउ कैसे दिस फिलोसॉफी, ये जो उनका विचार है, उनका दर्शन है, ट्रांसलेट्स इनटू पॉलिसी, कैसे वो नीति में तब्दील होता है। तो उनके समर्थक भी यहाँ पे देखना चाहेंगे, उनके विरोधी भी देखना चाहेंगे कि उनका विचार है वो कैसे चेंज होता है पॉलिसी में, कैसे उसको आप मतलब पॉलिसी में तब्दील कर देते हो, कैसे उसको नीतिगत तरीके से लागू कर पाते हो। तो ये आपका एडिटोरियल था। बात करें इसके टोन की, तो मुझे तो लगता है लॉडेटरी टोन है इसकी, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी के जो भी यहाँ पे प्रयास हैं भारत को लेकर, डिसएडवांटेज पीपल को लेकर, उसकी प्रशंसा लेखक ने की है। अब बात करें आज के वन वर्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस और आज के क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, शब्दों का अध्ययन जहाँ पे होता है, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, शब्द उत्पत्ति विज्ञान इसको बोलते हैं, एटमोलॉजी बोलते हैं। वन हु कैन वॉक ऑन रॉप्स, ऐसा व्यक्ति जो रस्सी पर चल सकता है उसको बोलते हैं फिनम्बुलिस्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आता है ये, क्योंकि इसमें एम्बल वर्ड है, एम्बल का मतलब चलना होता है, ये रूट वर्ड काम करता है। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरे विश्व से संबंधित हो, जिसको लगता हो समस्त विश्व ही परिवार है, तो उसको कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। ठीक है। फिर कह रहा वन हु हेट्स मैनकाइंड, मिजनथ्रॉप, क्योंकि इसमें माइज इन एक रूट वर्ड काम करता है, वो हेट होता है। एंथ्रोपोज होता है, इसका मतलब मानव होता है, मानव से नफरत करे मिजनथ्रॉप हो जाएगा। वन हु गोज टू सेटल इन अदर कंट्री, तो दूसरे देश में सेटल होने के लिए जाए उसको एमिग्रेंट। देश से आए तो इमिग्रेंट, दूसरे देश से आए तो इमिग्रेंट, जाए तो एमिग्रेंट। ई का मतलब एग्जिट, जाए देश से, आए तो इन, इमिग्रेंट। ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो गिव द गेम अवे, मतलब आपने अपना खेल एक प्रकार से गिव अवे कर दिया है। जो भी आपके मन में गेम चल रहा था, माइंड में गेम चल रहा था, वो योजनाएं चल रही थी, उसको आपने गिव आउट कर दिया, सीक्रेट को डिस्क्लोज कर देना। चीक बाय जॉल, जॉल का मतलब जबड़ा होता है, चीक का मतलब गाल होता है, गाल और जबड़े की स्थिति नजदीक नजदीक तो वेरी नियर। गिव इन का मतलब समर्पण कर देना, घुटने टेक देना। रन राइट का मतलब एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, मीन्स बिना किसी नियंत्रण के काम करने को बोलते हैं, बिना किसी रेस्ट्रेंट के काम करना रन राइट कहलाता है, मतलब अनियंत्रित होकर काम करना। गो थ्रू फायर एंड वाटर, तो आप आग में भी काम करेंगे, पानी में भी काम करेंगे, मतलब हर कंडीशन में काम करेंगे, सभी रिस्क उठाने को तैयार है। अंडरगो एनी रिस्क। आज के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर कीजिए, क्या कहना चाहता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। ठीक है, इसका आंसर बता दीजिएगा। और चलिए बात करते हैं जो पेड यूजर्स हैं उनके लिए क्वेश्चंस हैं कुछ, उनकी बात कर लेते हैं।